श्री प्रकाश मिश्र का उपन्यास जहाँ बाँस फूलते हैं के बाद रूप तिल्ली की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। रूप तिल्ली की कथा उपन्यास सन 2005 में सामने आया। ये भारी भरकम उपन्यास कोई 335 पेज का है। आज के दौर में उपन्यास 150 और 200 पेज के बीच में होते हैं। इस अर्थ में ये दो उपन्यासों के बराबर आकार का है। जब व्हाट्सएप और फेसबुक का दौर चल रहा हो तब इतने बड़े उपन्यास बड़े कहलाते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी मैं कोई 150 पेज तक पहुंचा हूं और अपने आप को आपके सामने आकर के इस उपन्यास के बारे में बताने का उत्सुकता को मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। इस उपन्यास की जो खासियत है कि ये मेघालय के खासी आदिवासियों की सांस्कृतिक जीवन को उभारता है। अगर इस अर्थ में हम देखें तो इस तरह के दो उपन्यास सामने आया है, जंगली फूल और एक राजस्थान की सुनीता घोगरा का उपन्यास, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले इसी उपन्यास को लेकर के कि ये उपन्यास किस तरह से ध्यान आकर्षित करता है खासी आदिवासियों की कुछ खूबियाँ, लेकिन इस दौर की नहीं जब अंग्रेज यहाँ थे और राजा जब शासन करते थे। खासी राजा और दूसरे हिंदू राजा, इन दोनों के बीच में टसल कैसे होती है कि खासी राजा चाहता है कि पनार के राजा को अगर युद्ध में हरा दिया जाए तो उसका राज भी हमारे राज में मिल सकता है। और अंग्रेज चूंकि वहाँ आ चुके थे और अंग्रेज आए तो अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति के साथ कुछ चीज़ें साथ में, जिसे आधुनिकता कहते हैं, आधुनिक बोध कहते हैं, कि बलि प्रथा के वे विरोधी थे, सती प्रथा के विरोधी थे और रेल प्रेस का आना उनके साथ होता है। शिकार करना आदिवासियों का भी एक उत्सव था, तो अंग्रेज भी शिकार करते थे। तो शिकार का यह लंबा वर्णन मिलता है और बलि का अन्य उपन्यासों में केवल जिक्र भर होता है। बताया जाता है कि बलि होती है मुर्गे की, बकरी की, मनुष्य की, लेकिन यहाँ तीनों बलियों का वर्णन जिस तरह से हुआ है मैं पढ़ कर के दंग रह गया। और इसीलिए मैं इस उपन्यास को और उस उपन्यास की कुछ खूबियों को लेकर के आपके सामने हूँ। आपने पिछले वीडियो में सुना होगा, वो उपन्यास की शुरुआत थी और उस उपन्यास की शुरुआत में प्राकृतिक जीवन, आदिवासियों का, जंगल, नदी, बरसात आदि का आपने चित्रण वर्णन देखा। वो चित्रण वर्णन और भी गहराई से जंगल से गुजरना, कदली वन से गुजरना और वहाँ पर जंगली जानवरों का मिलना और आदिवासियों के द्वारा नृत्य उत्सवों का करना, ये सब किस तरह सब विस्तार से और एक कवि की जो शैली होती है वहाँ यहाँ देखते ही बनती है। तो मैं क्रमशः आपके सामने, अगर समस्या देखी जाए तो अंग्रेज की कोशिश थी कि अधिक से अधिक लोग ईसाई बन जाएं, खास करके जो पिछड़े हैं, गरीब है, अनपढ़ है, वो ईसाई बन सकते हैं। तो पादरी आदिवासियों को ईसाई बनाने का उपक्रम करते हैं, तो हिंदू उन्हें हिंदू बनाने का उपक्रम करते हैं। इसी बीच खासी किस तरह से
दोनों के बीच में अपनी अस्मिता को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। इसी बात को यहाँ बड़े विस्तार से हैं खासी आदिवासियों की, मेघालय की खासी आदिवासियों के बतौर जब अंग्रेज यहाँ थे, जब खासी के सीएम राजा यहाँ थे और हिंदू राजा थे, तो उनके बीच में बलि चढ़ाने की, और यूँ कह सकते हैं कि आदिवासी मुर्गे की या बकरे की बलि चढ़ा करके अपनी बलि परंपरा को पूरी कर लेते हैं। लेकिन उसी समय एक राजा किस तरह से मनुष्य की बलि चढ़ाता है यहाँ पर, और डायन प्रथा जिसे कहते हैं उसका भी यहाँ विस्तार से चित्रण किया गया है। और खास करके डायन किस तरह से एक बिना माँ बाप के बच्चे को गोद लेती है, खास करके जब बाप मर जाता है और माँ दूसरे के यहाँ बैठ जाती है, तब वो अपने बच्चे को प्रेम करेगी जो उससे अभी अभी पैदा हुए, और पहले वाले को वो लावारिस छोड़ देती है। ऐसे में वो एक डायन उसे गोद लेती है, तो डायन भी बलि चढ़ाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रमशः हम अपनी बात कह सकें, इसलिए बिंदुवार बात करते हैं। उपन्यास में प्रकृति जीवंत होकर के सामने आती है, बड़े विस्तार से और बड़े प्यार से वर्णन यहाँ प्रकृति का मिलता है। ये कह सकते हैं कि उपन्यासकार कवि भी रहे हैं, इसलिए उनका गद्य कौशल देखा जा सकता है। उपन्यास में आदिवासी विश्वास, रीति रिवाज और परंपराएं, खास करके पुनर्जन्म, आदिवासियों में स्वर्ग और नरक जैसी विश्वास नहीं रहे, वो इसी जन्म को मानते हैं। तो इसको लेकर के किस तरह से अंग्रेज और खासी महिला के बीच में संवाद होता है, इस पर हम आएंगे। अलखा और खासी राजा के बीच में जो संवाद हुआ है और बलि प्रथा को लेकर के राजा की महत्वाकांक्षा क्या रही, बलि का विस्तार से वर्णन होगा, बलि का मनोवैज्ञानिक चित्रण होगा, और राजा की उस महत्वाकांक्षा कि वो हर 6 साल में क्यों करके मनुष्य की बलि चढ़ाता है, इसलिए कि वो 6 साल उसकी उम्र बढ़ जाती है जो ही वो मनुष्य की बलि चढ़ाता है, फिर युवा हो जाता है। यूँ कहें, बलि चढ़ाने का विस्तार से वर्णन, जिसकी बलि दी जाती है उसका वर्णन, उसके मन का चित्रण। राजा अपनी उम्र बढ़ाने के लिए किसकी बलि चढ़ाएगा, कौन बलि चढ़ेगा, ये भी एक तरह का पूरा शास्त्र बना दिया गया है कि खास खास लक्षण होने पर ही बलि चढ़ सकता है, और जिसकी बलि चढ़ाई जाएगी उसको खाउरा कहा जाता है। तो खाउरा की किस तरह से आवभगत होती है, और खाउरा को राजा की तरह सजाया संवारा खिलाया पिलाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है, उसके सामने नृत्य होता है। और उपन्यास में आता है जंगल, पहाड़, नदियाँ। अंग्रेज का यहाँ, और अंग्रेज के अलावा पादरी, अंग्रेज रॉलिंसन, उस रॉलिंसन का पहली बार गांव में आना पर किस तरह से गांव वाले उसका सम्मान करते हैं, उसके सामने नृत्य किया जाता है, उसके लिए शिकार का आयोजन किया जाता है, और युवा लड़की उसके स्वागत के लिए रात भर उसके साथ रहने के लिए भेज दी जाती है। और रॉलिंसन अलका आवरी उसके सामने पेश होती है,
और वो मना कर देता है कि तुम चली जाओ, मैं अब आराम करूँगा। तो अलका को बुरा लगता है। और ये इस तरह से बहुत सारी कथाएं इसमें आती है। दबाइल सिंह को किस तरह से बलि चढ़ाने के लिए उठाया जाता है, उठा लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, और बलि चढ़ाने पर फिर जो कुछ होता है वो तो उपन्यास के पाठक जब उसे पढ़ेंगे तब उसे एहसास होगा। यहाँ केवल इशारा किया जा सकता है, बताया जा सकता है। उपन्यास में बहुत सारी पात्र हैं। अलका, आवरी, दबाइल सिंह, कांद्रा, योगी, बसंता, जगाड़ी, सीएम। बसंता जगाड़ी एक कर्मकांड करने वाला, और बसंता उसे कर्मकांड सीखता है। कांद्रा योगी कथा वाचन करता है, और कथा वाचन का भी विस्तार से यहाँ दिखाया गया है। शायद कथा वाचन के माध्यम से ही हिंदू खासी आदिवासियों को हिंदू बनाने की प्रक्रिया में होते हैं। किस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। अंग्रेज ईसाई बनाते हैं, तो इन योगियों के द्वारा, कथावाचकों के द्वारा उनमें हिंदुओं की कथा अंदर बिठाई जाती है। ये सब उपन्यास में आता है। खासी मूलतः मात्र सत्तात्मक है, और इस बात को रायलिंसन के साथ जब संवाद होता है उसमें भी उभर के आता है, और जब हिंदू राजा के साथ बात होती है तब उभर कर के बात आती है। अलका राली के सामने पेश की जाती है, और दूसरे राजा के राज को निकालने के लिए भेजी जाती है। इसके लिए खासी राजा उसे बहुत बड़ा तोहफा देता है, और जिस राजा के यहाँ भेजी जाती है वो राजा भी चूंकि वृद्धावस्था में है, वो कह देता कि अगर मेरा दूसरा जन्म हुआ और मैं फिर राजा बना तो निश्चित ही तुम्हें मैं अपनी रानी बनाऊंगा। अभी तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह की बात अलका को लेकर के दो दो राजाओं के बीच में उसके सौंदर्य को लेकर के उसका उपयोग किस तरह से किया जाता है। चूंकि अलका प्रेम है रिंजा का, रिंजा और अलका प्रेमी और प्रेमिका है। अलका का पहला मिलन रिंजा से जंगल में होता है। उस जंगल में जहाँ एक तरह से हिम्मत वाले ही जा सकते हैं, और जब वो वहाँ पहुँच जाती है नाराज होकर के, रालिंसन जब एक तरह से रालिंसन से वो नाराज़ होती है तो जंगल की ओर चली जाती है, और जंगल में जाकर के वो उस जंगल में पहुंचती है जहाँ बिल्कुल जाना मना है, खतरे की घंटी है, और वहाँ एक आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ का पीछा करती है। पता चलता है कि रिंजा वहाँ पर गीत गा रहा होता है, और गीत एकाएक बंद हो जाता है। वो डर करके बेहोश हो जाती है। रिंजा आता है और वो भी डर जाता है कि यहाँ कोई महिला नहीं आ सकती, ये कोई डाकिन चुड़ैल हो सकती है। लेकिन जब देखता है कि उसके पैर पीछे मुड़े हुए नहीं हैं, और चुड़ैलें, डाकिनें सांस नहीं लेती, इसकी सांस भी चल रही है, और फिर गौर से देखता है तो पाता है कि वो अलका है। इस तरह से अलका का उससे मुलाकात होती है। रिचा सोचता है कि वो अलका से शादी करेगा तो कोई 3 वर्ष तक उसके बाप की गुलामी करने के बाद ही अलका उसे मिल सकेगी, और वो ऐसा करेगा। पहले के युवा भी ऐसे करते आए, अपनी पसंद की लड़की से, युवती से शादी करने के लिए आदिवासी को इस तरह से कुछ कुर्बानियाँ, कुछ श्रम करना पड़ता है। अलका
सीएम से मिलती है यानी राजा से मिलती है, और राजा उसे विषकन्या बना करके दूसरे राजा के यहाँ भेजता है। तो सोचता है कि अब इतनी बड़ी युवती को विषकन्या तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उस राजा का राज कैसे पता चले, इस संदर्भ में उसे उपयोग में लिया जाता है। और हजोम सिंह प्यार के अमृतत्व का राज अलका के माध्यम से खोजा जाता है। उपन्यास में बलि बकरे की, मुर्गे की और मनुष्य की दी जाती है। मुर्गे की जब बलि दी जाती है तो मुर्गे की गर्दन उतारी जाती है, तो अगर वो दाएं गिरा कि बाएं गिरा, इसका भी अंदाज़ा लगाया जाता है। अगर वो दाएं गिरा तो शुभ है, और गर्दन अगर पूर्व में है तो अशुभ होगी। ये सारी चीज़ें बलि के दौरान, जिसकी बलि दी जा रही है उसकी गर्दन कहाँ गिर रही है, और जब बकरे की बलि दी जाती है तो बलि देने के बाद फिर घंटों नृत्य किया जाता है युवक युवतियों के द्वारा। तो बलि पर और विस्तार से बताएं उसके पहले हम उपन्यास के अन्य दंतकथाओं के बारे में जानते हैं। निस्पत प्लान राजा को खिर्रिम राजा का हिस्सा बनाने के उपक्रम में ये कथा आगे बढ़ती है। खिल्ली रालिंसन खिर्रिम राजा के यहाँ पहुँचता है और वहाँ शिकार करता है। इस बात को देखिए कि जब राजा के वहाँ पहुँचा और शिकार के लिए जब वो उसकी रानी को साथ ले जाता है, तो राजा नाराज़ होने के बजाय ये कह देता है कि ठीक, मैं तो नहीं जा सकता, और अंग्रेज से मना करना कितना महंगा पड़ सकता है, इसलिए वो रानी जयंती को भेजता है। और जयंती और अंग्रेज के बीच में जो संवाद होता है, इससे खासी जनजाति की परंपराएं उभर करके आती, इसलिए मैं इस पेरा को पढ़ करके सुनाना चाहूँगा। जयंती कहती है कि खासी स्त्रियां शिकार पर नहीं जाती, शिकार खेलने नहीं जा सकती। तब वो कहता है तो क्या शिकार देखने तो जा सकती है। तब रानी कहती है ये शिकार अन्य शिकारों से भिन्न है। खासिया लोग शिकार करने जाते हैं भोजन के लिए, हम शिकार करते हैं खेल के लिए। हमारे यहाँ शिकार को स्पोर्ट भी कहा जाता है, और हर खासिया स्त्री का हक होता है खेल देखना, तो तुम खेल देखने क्यों नहीं जा सकती। इतना कहने के बाद वो जयंती एक तरह से बुद्धिमान स्त्री है, वो कहती ऐसी मनमानी व्याख्या हमारी परंपरा में नहीं होती, और ऐसी व्याख्या करने वाली मैं कौन होती हूँ। तुमने व्याख्या कर दी, लेकिन मैं स्वीकार कर लूँ ये मैं दावे से नहीं कह सकती। रालिंसन कहता है तब व्याख्या कौन करेगा, वास्तविक राजा तुम हो, यानी मात्र सत्तात्मक है। इसलिए जो राजा है वो राजा बाहर नहीं आता, वो इसीलिए कि तुम रानी हो, और मात्र सत्तात्मक परिवार होने के नाते तुम ही राजा हो। सीएम तो तुम्हारी जगह काम करता है, राजा का एक काम कानून बनाना होता है। इस बात को बीच में काटती हुई कहती है नहीं, राजा का काम आईन चलाना होता है, यानी राज करना होता है, कोई परंपरा बनाना नहीं। आईन हमें परंपरा से मिलता है, यानी कानून भी हमें परंपरा से मिला है। तो आईन चलाने के लिए उसकी व्याख्या की जरूरत होती है, और वह काम राजा करता है। रालिंसन तर्क देता है, वो तुरंत मना करती नहीं, व्याख्या में विशिष्ट परिस्थिति में उसे लागू करना होता है। ये लागू करना एप्लीकेशन होती है, कानून बनाना नहीं। रालिंसन बोला एक ही बात है, एप्लीकेशन भी कानून के दायरे में होता है और व्याख्या भी। रानी जयंती करती है तो भी मैं उसे नहीं कर सकती, यानी परंपरा से बाहर नहीं जा सकती।
वो कहती परंपरा में व्यक्ति नहीं होता, समाज होता है, और व्यक्ति परंपरा को बदल नहीं सकता। ये खासी समाज की जो खासियत है इस संवाद में उभर करके आती है। जयंती का यह तर्क राली को निरुत्तर कर देता है, तो भी वह पीछे ना हटा, फिर बोला, तुम बड़ पुजारिन भी तो हो, और बड़ पुजारिन का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। वो तुरंत मना करती है, नहीं, ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं होती, जिसे तुम गार्ड कहती हो वह हमारे यहाँ नहीं होता। ये और ख़ास बात है, ये समझने की बात है। हर आदिवासी प्रकृति को ईश्वर कहता है। जो हिंदुओं में परंपरा है ईश्वर की, वो आदिवासियों में नहीं होती। हमारे यहाँ स्वर्ग भी नहीं होता, नरक भी नहीं होता, उस गार्ड का अवतरण भी नहीं होता, न देवदूत के रूप में, न ईश्वर पुत्र के रूप में, न अवतार के रूप में। हमारे यहाँ तो बस ये पृथ्वी होती है, उस पर कुछ अदृश्य शक्तियाँ काम करती है। उनमें कुछ शुभकारी होती है, कुछ अशुभकारी। जो शुभकारी नहीं होती उन्हें यदि पूजा जाए तो हमें धन धान्य समृद्धि देती है। जो विनाशकारी होती है यदि उन्हें न पूजा जाए तो वो क्षय करती है। पुजारी बस उनकी पूजा का विधान करती है, क्योंकि उसकी आदि पुरखिन गोत्र माता ये काम आरंभ किए होती है। वो कहता है आदमी बदलता है। पुजारी जयंती बोलती है, लेकिन परंपरा कोई नहीं बदलता। परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा पे आदिवासी चलता है, उसी पर शासन किया जाता है। रालिसन कहता है क्यों नहीं बदलता? बताती है क्योंकि परंपरा ही एक कौम की पहचान बनाती है। वही अपने लोगों में एका स्थापित करती है, वही दूसरे कौमों से अलग आती है। तो फिर वो बोलता है तो भी जिसने परंपरा डाला होगा उसने चली आ रही पद्धति में कुछ तब्दील कर ही तो डाला होगा। नहीं, परंपरा एक आदमी नहीं डालता, पूरा समाज डालता है। ये खास कर ध्यान देने की बात है जो उपन्यासकार ने संवाद योजना के तहत हमारे सामने पेश की। तो इस तरह से बात आती है कि जब खेल शिकार खेल है, खेल देखने चलना है, तो रालिसन कहता है कि तुम घोड़े पर सवारी करो। तो मना कर देती है कि हम घोड़े पर भी सवारी नहीं करते, खासी औरत घोड़े पर नहीं चढ़ती। रालिसन याद दिलाता है लेकिन तुम तो चढ़ती हो। और इसी बात पर फिर एक कथा और सामने आती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उपन्यास में कथा दर कथा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो उपन्यास दरअसल बड़ा रोचक और दंत कथाओं से भरा हुआ। शिकार पर नहीं, घोड़े पर नहीं चढ़ती परंपरा क्या है, इस संवाद से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ख़ास करके जो पात्र चुने गए हैं वो खासी की मातृसत्तात्मक परिवार की मुखिया यानी रानी है, यानी राजा है। और जिससे संवाद किया जा रहा है वो उस समय का अधुनातन व्यक्ति अंग्रेज है जो ये संवाद करता है। जयंती को याद आता है कि वो किस तरह से घोड़े की सवारी करने लगी। तो ये भी बड़ी रोचक कथा है कि उसके पिता चीन तक जाते थे और चीन से कपड़ा लेकर के आते थे। वो लंबी यात्रा करते थे। एक बार वो अपनी बेटी को भी उस लंबी यात्रा पर ले जाते और उसी वक्त फिर कथा चलती है तो पता चलता है कि एक गांव ऐसा बसा जो समृद्ध था। उस समृद्ध होने पर वहाँ लोगों ने एक मंदिर बनाया और मंदिर बनाने के बाद वो गांव का समृद्धि कम से कम होती चली जाती है। तो इसका उपाय खोजा जाता है। उपाय में पुरोहित ये बताते हैं, जिसको कि ठीक से यह व्याख्या करना भी उचित नहीं समझता, कि वो गांव
अब समृद्ध नहीं रह गया, और समृद्ध होने के लिए मंदिर में थोड़ी हेरा फेरी की जाती है, और साथ में लोग जो शौच करते हैं वो अपने घर के बगल में ही करें। इस तरह से वो पूरा का पूरा गांव मल गांव बन करके रह जाता है, मेला नगर बन जाता है। और उपन्यास में चलिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं शिकार वर्णन को लेकर के कि किस तरह से अंग्रेज जब जाता है तो गेंडे का शिकार करता, गेंडे का शिकार का वर्णन देखिए, बड़ा ही रोचक और बड़ा ही मज़ेदार। और साथ में उपन्यासकार की शैली जिसके बारे में मैं अलग से बताऊं, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब खासी लोग शिकार करते हैं और अंग्रेज भी शिकार पर जाता है, वो तो पहले से तय कर लिया जाता है कि गेंडे का शिकार किया जाएगा, तब जाकर के सभी को पर्याप्त मांस मिल सकेगा। तो गेंडे का वर्णन उपन्यासकार कैसे करता है? सभी का सभी जंगल में पहुंच जाते हैं और समवेत स्वर करते हैं, और ऐसा स्वर दलदल की तरफ से आ रहा है। दलदल में चारों पांव धंसा गेड़ा इत्मीनान से कीचड़ और ठंड का मजा ले रहा था ठंड का। गेंडा शब्दों पर गौर कीजिए। अचानक उठे शोर से चौंक कर कुछ क्षण के लिए कान उस तरफ मरोड़ कर उसे सुनता रहा। गेंडा जब आश्वस्त हो गया कि इस शोर में इतना वजन नहीं है कि इसे खतरे की तरह लिया जाए, सो गेंडा क्या करता है, थूथन पर उभरे एक सींग को दलदल में फंसा आगे बढ़ाने लगा, कि जैसे एक छोटी सी डोंगी पानी में तैरने के दौरान पतवार से पानी को चीरती जा रही हो, लेकिन शोर तो क्रमशः पास आता जा रहा था। जब काफी पास आ गया तब गेंडे ने पहले उसकी दिशा में गर्दन फेर कर एक टक देखना शुरू किया। एक तरह से कहें कि प्रकृति का मानवीकरण या जानवर का मानवीकरण किया जा रहा है, या जानवर गेंडा सोच रहा है, गेंडा विचार कर रहा है। गेंडा मन के स्तर पर मनोवैज्ञानिक चित्रण हो रहा है गेंडे का। आप देखिए कितनी खूबसूरती से गेंडे का चित्रण किया गया है, और बड़े आश्वस्त भाव से चारों पांव दलदल से बाहर निकालकर थोड़ी कड़ी जमीन पर खड़ा हो पेशाब करने लगा। पेशाब की गंध जल्दी ही कुत्तों के नासापुटों पर पहुंची, और वे उसी के सहारे दूना शोर मचाते तिगुनी गति से उस दिशा में दौड़ पड़े। देखते ही देखते वो दलदल के पास आ धमके। गेंडे ने उनकी तरफ देखकर खुरचाली फेंकी तो वो वहीं रुक गए। गेंडे और कुत्तों के बीच में संघर्ष होता है। लोगों ने दूर से देखा कि गेंडा मुड़ गया है, तो कुछ लोग दाएं बाएं भाग चले। कुछ लोग जो अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थानों पर थे सोचते ही रह गए कि जिसका डर था वही हुआ, गेंडा पलट गया है, अब गड्ढे की ओर नहीं बढ़ेगा। गेंडा धीरे से आकर दलदल में फिर बैठ गया। लोगों के सपनों पर तुषारापात हो गया। उन्होंने जो गड्ढा खोदा था और गेंडे को हकाल करके उस रास्ते की ओर ले जाना चाह रहे थे जिधर गड्ढा था, जिस गड्ढे में गेंडा कुदाना था। कुत्ते भूखते रह गए, लोग ढाक ताशा पीटते रह गए। इस तरह गेंडा उठा ही नहीं। अब देखिए, ये था गेंडे का शिकार करते वक्त का वर्णन। और भी विस्तार से मैं संक्षेप में बता रहा हूँ ताकि पाठक को ये जिज्ञासा हो कि उपन्यास में क्या है और किस तरह से चित्रण मिलता है शिकार का, जो अन्य उपन्यासों में संक्षेप में या प्रतीकात्मक रूप से कर दिया जाता है, या हर चीज़ विस्तार से मिलती है। यहाँ तक कि केवल
शिकार ही नहीं, बलि को लेकर के जितना गहराई से, गंभीरता से, छोटी छोटी बातों को लेकर के, शिकार की तरह ही, गेंडे की तरह ही जिसका बलि चढ़ाई जाएगी, जो शिकार होने वाला व्यक्ति है, वो कितना सोचता है, जुलूस निकलता है, नृत्य देखता है, रानी के साथ संभोग करता है, खाने के लिए उसको बहुत कुछ दिया जाता है, लेकिन जिसको मारा जाना होगा उसके मन पर क्या होती है, इस तरह से विस्तार से मैं देखता हूँ कि रूप दिल्ली में जिस तरह से आया है, ये बड़ा ही रोचक वर्णन है। और रींझा जब अलका को खोजता हुआ दूसरे प्रदेश पहुंचता है, क्योंकि अलका कहाँ है उसे पता नहीं, क्योंकि खासी राजा ने कह दिया था कि किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम कहाँ गए। तो रीजा को चिंता होती है, रीजा की वो दुल्हन बनने वाली है, मंगेतर है वो, जिसके साथ शादी करने वाला है, और वो गायब हो गई। सो वो खोजते खोजते पहुंचता है, उसे शक होता है कि फला राजा मनुष्य का बलि देता है, कहीं वो अलका का शिकार तो नहीं कर लेगा, बलि तो नहीं चढ़ा देगा। तो वहीं जा रहा है और बीच में वन से गुजरता है, रूप दिल्ली से गुजरता है, तो रूप दिल्ली की उस घाटी का, उस पहाड़ का वर्णन जिसमें सांप, शेर, हाथी मिलते हैं। इस रास्ते वो गुजरती हुई बार बार सोचता है, इसलिए इस रास्ते रात में गुजरना मना है, क्योंकि कहीं भी सांप पैरों में आ सकता है और सीने के सामने शेर हो सकता है। तो जंगल से गुजरने वालों को डर किस बात का लगता है? लेखक लिखता है, इस रास्ते से रात में गुजरना इसलिए मना है। कदली वन में जब वो देखता है कि केले के पत्ते हाथी की सूंड की तरह दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ भी रींझा केले के पत्ते देख रहा है, केले के पत्ते हिल रहे हैं हवा में, तो उसे लगता है जैसे हाथी की सूंड हो। फिर उसे सीधे यकायक एहसास होता है कि इस जंगल में हाथी भी होते हैं, अगर हाथी हुए तो क्या होगा, वो कप कपा जाता है। भय उसकी शिराओं में दौड़ जाता है। उपन्यासकार लिखता है, लेकिन जब वो सोचता है कि यहाँ चढ़ाई जिस तरह की है कि बकरी और गाय भी नहीं चढ़ सकती, हाथी तो क्या चढ़ेगा, तब उसे वो आश्वस्त होता है और डर उसका दूर हो जाता है। आ रहा हूँ, 2 मिनट, आ जाऊँगा, थोड़ी देर रुक। भय कहीं नहीं होता, मन में होता है। रींझा की सुंदरता, माँ, पिता, गांव, ये कहानी एक अलग कहानी कहती है। रींझा का डाइन द्वारा गोद लेना, ये दूसरी कहानी। गोद लेते में किस तरह से मुर्गे की बलि दी जाती है, और चलने का जो उद्देश्य है कि लोग चलते वक्त क्या उद्देश्य होता है, मैं इस कथाकार के इस उद्धरण को पढ़ करके, इस पेरा को पढ़ करके बताना चाहूँगा। चलने का उद्देश्य, जब रींझा चल रहा है जंगल में, वो चला जा रहा था, जंगल ऐसा दिख रहा था कि जैसे दिगंत तक पृथ्वी को ढके हो, झाड़ियाँ, गुफाएं, पेड़, घाटियाँ, चट्टानें एक दूसरे से भिन्न होकर भी एक वैसे ही, जैसे हमारी जिंदगी का एक दिन भिन्न होकर। चलिए, डिस्टरबेंस अगले एपिसोड में इसके बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।